नमस्कार। 2024 की आहट करीब आती दिख रही है। आज बिहार की राजधानी पटना में जेडीयू के नए पोस्टर दिखाई पड़े हैं, जिसमें लिखा है मन की नहीं काम की, जुमला नहीं हकीकत, आश्वासन नहीं सुशासन। साफ है कि ये सारे पोस्टर इशारों में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर एक तरह से वार किए गए हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के रिश्ते खट्टे मीठे बनते बिगड़ते रहे हैं। अब भ्रष्टाचार पर जेडीयू और बीजेपी उलझी हुई दिख रही हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने अपने एक भाषण में कहा है कि देश में जब भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुलकर सामने आ गए। तो इस पर नीतीश कुमार ने आज कहा है कि हमने कभी किसी भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त नहीं किया है। उन्होंने साफ किया कि वो जो बोलते हैं उससे मुझे मतलब नहीं। आइए सुन लेते हैं कि इस पर किस तरह के बयान आए। भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। देश और केरला के लोगों को ये भ्रष्टाचारियों को बचाने वालों से लगातार सतर्क रहना है। इनको बचाएगा, खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है कहां से किसको लाने का, तो उन्हें अपना सोचे वो लोग। यहां पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया। एक बार अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन वो क्या बोलते हैं तो अपना बोले, हमको उससे क्या मतलब। हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं। लगभग 1000 से ऊपर बीजेपी के विधायक हैं, 300 से भी ज्यादा सांसद हैं। किसी एक के घर भी छापा पड़ा? मतलब बीजेपी के जो लोग हैं वो दूध के धुले हैं क्या? अगर उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन रहा है? जो लोग कह रहे हैं वही लोग बचा रहे हैं। तो ये तो साफ है, स्पष्ट है। आप लोगों ने हर जगह देखा ही होगा कि जो बीजेपी में जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार जी नहीं है। प्रधानमंत्री जी को बोलने दीजिए। मैंने पहले कहा है कि प्रधानमंत्री जी कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अपने विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जो जिस राज्य में उनके जो विरोधी हैं उन पर सीबीआई, ईडी। अब ऐसा तो है नहीं कि जिसको वो भ्रष्टाचारी घोषित कर देंगे वो भ्रष्टाचारी हो गया, और जो उनके यहाँ चला गया उसको वॉशिंग मशीन में डाल के निकाल लेंगे तो वो चकाचक हो गया, सारे दाग उसके मिट गए। अपने गिरबान में झांक के भारतीय जनता पार्टी देखे कितने भ्रष्टाचारी लोग उनकी पार्टी के अंदर हैं। येदियुरप्पा क्या है? पूरा दुनिया जानता है। येदियुरप्पा जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, क्या भ्रष्टाचार का उनके ऊपर आरोप था, सारी दुनिया जानती है। किसको बनाया कि नहीं बनाया मुख्यमंत्री उनको बनाया कि नहीं बनाया। तो वो भाजपा में चले गए तो इसलिए वो पाक साफ हो गया, पूरा धुल गए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के बिहार दौरे की चर्चा रही, जब एक प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री पद को लेकर सवाल, केसीआर की प्रतिक्रिया बैठ जाइए को लेकर कई अटकलें लगी। बीजेपी ने नीतीश पर सवाल उठाने का मौका नहीं छोड़ा, तो आज भ्रष्टाचार का मुद्दा हावी हो गया। बहरहाल भ्रष्टाचार का मामला इससे पहले दिल्ली में छाया दिखा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी भिड़े हुए नजर आ रहे थे। बीजेपी शराब नीति को स्कूल में शौचालय बनाम क्लासरूम्स का मुद्दा उठाकर आम आदमी पार्टी को लगातार घेर रही है, तो आम आदमी पार्टी भी एक हाथ आगे निकलते हुए उपराज्यपाल पर ही भ्रष्टाचार, 20 करोड़ में विधायकों को खरीदने और सीबीआई, ईडी के बेजा इस्तेमाल का आरोप केंद्र पर लगा रही है। तो कभी ये दोनों रात भर खुले आसमान के नीचे रात भर गुजारते हुए नजर आते हैं, तो कभी राजघाट पर गांधी जी की शरण में दोनों ही दल पहुंच जाते हैं। आज आपको बता दें, कुछ देर पहले खबर आई है कि आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल 7 सितंबर को राष्ट्रपति से मिलने जा रहा है।
तो अरविंद केजरीवाल के पंजाब में जीत के बाद हौसले बुलंद हैं। वे आज गुजरात के द्वारका में थे और वहां उन्होंने 5 वादे कर डाले हैं। आम आदमी पार्टी झूठे वादे नहीं करती, हम जो कहते हैं वो करते हैं। मैंने कहा कि गुजरात में 5 साल में हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। जब तक रोजगार का इंतजाम नहीं होता उसको हम 3,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम 10 लाख सरकारी नौकरी तैयार करेंगे। 10 लाख। सरकार बनने के 1 साल के अंदर जितने सरकारी पद हैं सारे पेपर करवा के सारी भर्तियां 1 साल के अंदर पूरी करवाएंगे। सरकार बनने के 3 महीने के बाद आपका जो बिजली का बिल आएगा वो 0 आएगा। और वहीं अरसे बाद कांग्रेस ने एक वीडियो जारी करके बीजेपी पर तगड़े हमले किए हैं। आइए सुन लेते हैं इस वीडियो को। इस देश में पोलियो की दवाई को आने में 28 साल लगे। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवाई को आने में 30 साल लगे। इस देश में चिकन पॉक्स की दवाई को आने में 35 साल लगे। इस देश में हमारे डिप्थेरिया की दवाई के लिए आने के लिए 20 साल लगे। इस देश में जापानी बुखार की दवाई आने में 100 साल लगे। हमारे यहाँ ट्यूबरकुलोसिस टीबी का लिक्विड बीसीजी वैक्सीन मास अवेलेबल 1951 में हो गया था। देश आजाद 1947 में हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान बना। हमारी सरकार और वैज्ञानिकों ने 1951 में टीबी का वैक्सीन हर हिंदुस्तानी को अवेलेबल कर दिया था। चेचक का जो वैक्सीन था वो हमारे यहाँ 1965 में उपलब्ध हो गया था देशवासियों के लिए। पोलियो का ओरल वैक्सीन मुंह से लिया जाने वाला 1970 में उपलब्ध हो गया था। मीजल्स का टीका 1980 में उपलब्ध हो गया था। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन 1997 में देशवासियों को उपलब्ध हो गया था। H1N1 नोवल वायरस जो इसी तरह का वायरस है उसका वैक्सीन 2009 में उपलब्ध करवा दिया गया था। ओरल कोलेरा का वैक्सीन 2010 में हमारे वैज्ञानिकों ने और सरकार ने उपलब्ध करवा दिया था और जापानी बुखार का वैक्सीन 2012 में उपलब्ध करवा दिया था। ये 8 वैक्सीन जब उपलब्ध करवाए गए तो इस देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। इसलिए चुनी हुई सरकारों और इस देश के वैज्ञानिकों का अपमान करने से पहले और अपने मियां मिट्ठू बनने से पहले कम से कम देश के वैक्सीनेशन की हिस्ट्री पढ़ लेते तो बहुत अच्छा होता। तो ये वीडियो तो आज हुआ है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी कर रही है। अध्यक्ष चुनने की तिथि भी अब सामने आ गई है, लेकिन गांधी परिवार के निजी कारणों से देश के बाहर होने के समय बागी होते पुराने कांग्रेसी जो नेता हैं वो मुश्किलें कम नहीं कर रहे, बढ़ा ही रहे हैं। बहरहाल तो आज हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं 2024 के चुनावों की जो आहट आ गई है। भ्रष्टाचार वाकई इसको जड़ से मिटाना चाहते हैं राजनीतिक दल या सिर्फ इस पर राजनीति हो रही है? और कौन सी रेस में विपक्ष के नेता आगे बढ़ रहे हैं? कितनों की बहुतायत ज़्यादा हो गई है इसलिए एकता नज़र नहीं आ रही है? तमाम सवाल है। हमारे साथ राजीव रंजन प्रवक्ता जेडीयू हैं, उपेंद्र चौहान नेता बीजेपी हैं, दिलीप पांडे प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। उपेंद्र चौहान जी, पहला सवाल मैं आप ही से पूछ लेती हूँ क्योंकि सत्ता पक्ष से आप ही हैं। बिहार की जो सियासत है और आज आपने सुना किस तरह से नीतीश कुमार, तेजस्वी, लल्लन सिंह, तमाम नेताओं ने अपनी बातें सामने रखी। तेजस्वी ने एक अहम बात कही, उन्होंने कहा है कि जो विपक्ष में है उस पर कोई भ्रष्टाचार के मामले की जांच नहीं होती, जो विपक्ष में उन्हीं पर हो रही है। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा तो नहीं है। विपक्ष के जो भ्रष्टाचार करेंगे उन पर तो जांच होगी। अब नीतीश जी भ्रष्टाचार के आइकॉन, भ्रष्टाचार के प्रतीक पुरुष लालू जी की गोद में जाकर बैठ गए हैं, तो लालू जी के यहाँ रह के और वो भ्रष्टाचार से अलग दूर कैसे रह सकते हैं? तो अगर भ्रष्टाचार कोई करेगा, भाजपा के भी लोग करेंगे, तो वो भी नरेंद्र मोदी जी की नजरों से दूर नहीं रहेंगे, उन पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन भाजपा पूरी तरह अपने एक एक
लोगों पर ध्यान रखती है कि हमारे लोग भ्रष्टाचार से हर परिस्थिति में दूर रहे, लेकिन पूरा विपक्ष है जो भ्रष्टाचार में शामिल है, लिप्त है। ठीक है, भ्रष्टाचार की चौहान जी, आपने जो ये बात रखी लालू प्रसाद यादव की, मैं ये पूछूंगी राजीव रंजन से, लेकिन एक जो अहम सवाल है जो तेजस्वी ने आज उठाया कि भाई 1000 विधायक हैं, 300 सांसद हैं, कोई आपको ऐसा नहीं लगता जिस पे जांच हो? और विपक्ष के हर एक राजनीतिक दल के किसी ना किसी नेता पर ये कार्रवाई होती है, कोई ईडी, सीबीआई, ऐसा क्यों? मुझे बताया जा रहा है पश्चिम बंगाल में तो कैंपस ऑफिस खोल दिए हैं ईडी और सीबीआई ने। कैंपस मैडम, कैंपस ऑफिस अगर वहां भ्रष्टाचार ज्यादा है, देख रही है करोड़ों करोड़ रुपए निकल रहे हैं, लोग अपराध में, चाहे आर्थिक अपराध हो या हिंसात्मक अपराध हो, अपराध में लिप्त हैं लोग, तो कार्रवाई क्यों नहीं होगी? जब ईडी या सीबीआई छापेमारी कर रही है तो पैसे निकल रहे हैं, कागज निकल रही है, तो ये निकल रही है तो क्यों नहीं कार्रवाई उन पर होनी चाहिए? आप कह रहे हैं कागज निकल रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कागज निकल रहे हैं, पैसे निकल रहे हैं, लेकिन अभी आपने दिल्ली में देखा होगा, मैं आम आदमी पार्टी पर आऊंगी, जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाई सीबीआई ने छापे मारे, ईडी ने तो मेरे लॉकर से कुछ नहीं निकला। लेकिन अगर राजीव रंजन, पहले मैं आपके पास आती हूँ, भ्रष्टाचार का आइकॉन बता रहे हैं लालू प्रसाद यादव को और कह रहे हैं कि तमाम चीजें निकल रही हैं, पूछिए इनसे क्या निकल रहा है, जरा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो एक इनकी पार्टी का नाम मैंने पहले ही उसका नामकरण किया, ये लोटस लॉन्ड्री है। इस लॉन्ड्री में शुभेंदु अधिकारी आएंगे, उनके भ्रष्टाचार की कालिक भी धुल जाएगी और बेईमानी के दाग भी मिटेंगे। आप असम के वर्तमान मुख्यमंत्री, अब चूंकि ये इतनी बार हम लोग दोहराते हैं कि कई बार ये तर्क भी हमें ऐसा लगता है कि ये कुंभकर्णी निद्रा को तोड़ने के लिए काफी नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार के ऐसे आरोपियों, जिसमें आप बेलारी ब्रदर्स की शुरुआत, उनके साथ उनके एक और जो धर्म भाई है रामुलू का जुड़ाव, और इनके खिलाफ किस तरह के आरोप थे कि नोटबंदी के समय एक ड्राइवर ने आत्महत्या इसलिए कर ली कि उसने किसी को यह जानकारी दे दी थी कि बेलारी ब्रदर्स ने 1000 करोड़ रुपए को सफेद करने का काम किया है नोटबंदी के दौरान। और ऐसे अनेक मामले, येदियुरप्पा के मामले में आप देख रही हैं, लैंड स्कैम हो या माइंस का मामला हो, ऐसे मामलों में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जिनको इनाम मिला भ्रष्टाचार में शामिल होने का, और अभी वो इनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर है, वो शिखर की जो सबसे बड़ी इकाई है उसके वो सदस्य हैं। ऐसे पूरे देश में अगर आप उपेंद्र जी, आप इसमें जवाब देना चाहेंगे? येदियुरप्पा पर भी बहुत आरोप लगे, हालांकि मुख्यमंत्री पद उनको त्यागना पड़ा, लेकिन वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में आ गए। देखिए, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मुख्यमंत्री पद त्याग दिया उन्होंने, पार्टी ने उनको बनाया है, तो भ्रष्टाचार उन पर साबित कहां हो गया? हुआ नहीं। पार्टी ने बनाया है, पार्टी ने अपने अंदर पार्लियामेंट्री बोर्ड में रखा है, पार्टी ने उनकी योग्यता को, उनकी कार्य क्षमता को, उनकी जन स्वीकार्यता को देखते हुए। यही जो कार्य क्षमता है, इसी पर ये सवाल उठ रहे। दिलीप पांडे, आप मुस्कुरा रहे थे, और दिल्ली में हमने खूब ये भ्रष्टाचार का मामला देखा। आम आदमी पार्टी भी तमाम आरोप लगा रही है, उस पर लग भी रहे हैं। निधि जी, जब भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर वचन देती है तो ऐसा लगता है जैसे गब्बर सिंह जो है अहिंसा के ऊपर जो है वक्तव्य दे रहे हो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे। बड़ा अजीब और दुर्भाग्यपूर्ण सा है। अभी राजीव जी कई सारे नाम पढ़ रहे थे, मतलब मैं आपको तो एक नाम बताना चाह रहे होंगे, छूट गया होगा, हेमंत बिस्व शर्मा एक नाम है इनकी फहरिस्त में शामिल। भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ बकायदा बुकलेट छपवाया था, कहिए तो मैं भेज दूं बुकलेट उपेंद्र जी को। बुकलेट छपवाया था और कौन कौन से बुरे बुरे नामों से नहीं नवाजा था, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में घुसे, एकदम पाक साफ होके निकले। और मतलब शामिल करने ला एक बात है, उन्हीं को चेहरा बना दिया, उन्हीं को मुख्यमंत्री बना दिया। भ्रष्टाचार के ऊपर प्रवचन कर रहे हैं उपेंद्र जी। 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है गुजरात के अंदर। मुझे बताएंगे जरा कि सीबीआई और ईडी ने कहां किसके यहाँ रेड मारी है, बताइए आप जरा। सैकड़ों लोग जो है जहरीली शराब पीने से
उस गुजरात राज्य में मर जा रहे हैं जहां शराब बंदी है, किसके यहाँ सीबीआई ईडी की रेड हो रही है। अगर भ्रष्टाचार इनका मकसद है तो इनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता माननीय मोदी जी जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं और उसके बाद वो ढह जाता है। भ्रष्टाचार ही है, तभी ये हुआ है। किसके यहाँ सीबीआई की रेड हुई, कौन सा केस दर्ज हुआ, कौन जेल के अंदर गया, मतलब ये भ्रष्टाचार के ऊपर ज्ञान देते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। येदियुरप्पा जी का ऑडियो वायरल हुआ था, मतलब, और पहले उन्होंने नकार दिया येदियुरप्पा जी ने, फिर बाद में स्वीकार कर लिया कि हमारा ही है, लेकिन काट छाट के जो भी लीबाप होती है वो तो किया, और आज वो इनके पार्लियामेंट्री बोर्ड की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार इनका मुद्दा। हकीकत क्या मैं बताता हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी हैज लॉस्ट इट्स नैरेटिव। 2024 के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नोवेल्टी प्रस्तुत करने के लिए है नहीं। जो भ्रष्टाचार की बस कांग्रेस ने चलाई, भारतीय जनता पार्टी भी उसी बस को उससे ज्यादा तेज रफ्तार से चला रही है। वही करप्शन वाली बस है, लेकिन ज्यादा तेज गति से चला रही है, इसलिए दुर्घटनाएं भी बहुत तेजी से हो रही हैं। हजारों करोड़ रुपए एनपीए में जाने वाली जो संगठन है, कॉर्पोरेट से, वो इनको 30 करोड़ रुपए चंदा देते हैं और ये उफ नहीं करते, मुंह नहीं खोलते। ये सवाल तो यही है। आज की तारीख में पूरा का पूरा खेल जो है नैरेटिव का है कि कौन फ्रेश एयर लेके आ रहा है इस पॉलिटिकल एरिना में, जहां पहले से बहुत धुंध है, बहुत घुटन है, और कौन सी ऐसी पार्टी है जो आम लोगों की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती हुई नजर आ रही है। कौन सी ऐसी पार्टी जो स्कूलों की बात कर रही है। लेकिन मैं कहता हूं लोगों से कि आप राजनीति में परसेप्शन बहुत अहम है। देखिए, राजनीति में परसेप्शन बहुत अहम है, और कौन फ्रेश नैरेटिव लेकर आती है। आम आदमी पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। आज ही मैं देख रही थी कि राष्ट्रपति से आप लोग मिलने जाएंगे, तो जो ऑप्टिक्स है वो आम आदमी पार्टी कड़ी चुनौती दे रही है। लेकिन दुखद ये स्थिति इसलिए है, मैं उपेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर आप एक दूसरे पे लगाते रहें, लेकिन जो हमारी सेंट्रल एजेंसीज हैं, जो हमारी पुलिस फोर्सेज है, उसका एक बेजा इस्तेमाल हो रहा है। आप ये जानते हैं किस तरह से पश्चिम बंगाल के भी झारखंड में कुछ कैश बरामद हुआ। पश्चिम बंगाल की जब पुलिस जांच कर रही थी, दिल्ली आई, दिल्ली पुलिस पे दबाव होगा, उन्होंने उनका सहयोग नहीं किया, ऐसा कहा गया, विपक्ष ने ये कहा। जूलियो रिबेरो एक बहुत बड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, जो स्टेट पुलिस है वो सक्षम है, और जो सेंट्रल एजेंसीज को इतना बेजा पावर दिया जा रहा है, ये एक तरह से ठीक नहीं है हमारे लिए। तो ये आप लोगों का दायित्व बन जाता है। पूरी केंद्र में आपकी सरकार है, सत्ता में आपकी सरकार है, क्या इस पर गंभीरता से चर्चा करने का समय या गौर करने का समय नहीं आ गया उपेंद्र जी? क्योंकि आप देखिए ना, एक राज्य की पुलिस दूसरी राज्य की पुलिस से लड़ेगी, सेंट्रल एजेंसीज हावी होंगी, तो जी देखिए मीमांसा जी, एक बात बताएं कि जो शराब से मौतें हुई हैं, उसमें बिहार मुझे लगता है कि अव्वल है। यहाँ शराबबंदी के बावजूद भी आप जहां चाहिए शराब उपलब्ध है। दिल्ली में जिस तरह से शराब खाने बढ़े हैं और शराबों के मामले में जो भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने किया है, जिस तरह से करोड़ों करोड़ रुपए का हेरा फेरी की गई है, वो तो सारा मीडिया में आ रहा है। आम आदमी पार्टी दूध की धुली हुई नहीं है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। और कौन बड़ा भ्रष्टाचारी है यह कहना मुश्किल है। नीतीश जी बड़े हैं कि के चंद्रशेखर राव बड़े हैं कि मैं आऊंगी, उस पहलू पर आऊंगी, आप उस बात को वहां मत लेके जाइए, नहीं उस पे आएंगे, वो पहलू भी है। लेकिन अब आपने जिक्र ही कर दिया कि बिहार में शराबबंदी की मौत हुई, लेकिन आप देखिए राजनीति में क्या होता है। हूच से मृत्यु होती है गुजरात में, तो अरविंद केजरीवाल सीधे वहां पे पहुंच के चले जाते हैं। वो जो राजनीति वहां पर हो रही है, क्या उससे बीजेपी में घबराहट है? दिलीप पांडे, आप कह रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई घबराहट बीजेपी में नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी से जाने से कोई घबराहट नहीं है। ठीक है जी दिलीप पांडे। निधि जी, भ्रष्टाचार इनका मुद्दा ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पहली कतार से लेकर के सबसे ऊपर की पंक्ति में जो नेता हैं, सबको केजरीवाल जी के सपने आ रहे हैं आज की तारीख में। सुबह, दोपहर, शाम झूठ बोलना, और इतना ज्यादा झूठ बोलते हैं कि अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी साख, अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। दिल्ली के अंदर पहली बार जब आम आदमी पार्टी जीती तो कहा गया कि तो ऐसे झटके में जीत गए। हम दूसरी बार भी जीते, तीसरी बार भी जीते तो लगा कि भाई ठीक है, दिल्ली में काम कर रहे हैं, ये तो हाफ स्टेट है, बाकी कहां जीते। फिर हम पंजाब में भी जीते, और पंजाब में जीतना इनके सारे आरोपों के मुंह पर तमाचा है। जो भी हथकंडे अपना सकते थे पंजाब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया। आतंकवादी है, खालिस्तानी है, भ्रष्ट है, फलाना है, सब कुछ किया, लेकिन जनता ने एक तरफा वोट देकर जिताया
यानी अरविंद जी के नेतृत्व को स्वीकार किया। दिल्ली का जो गवर्नेंस मॉडल है ये उसकी एक्सेप्टेंस का परिणाम है। और उसके बाद जब ये डिमांड, गवर्नेंस मॉडल की डिमांड गुजरात से आई, वहां पहुंचे, उसके बाद इनके पेट में खलबली मच गई। सारा गेम प्लान क्या है, गुजरात के अंदर कैसे अरविंद केजरीवाल जी को रोका जाए, कैसे उनके बढ़ते कदम को रोका जाए, पूरा गेम प्लान वही है। विधायक, हमारे 49 विधायक पकड़े, फर्जी केस किए, सब एक के बाद एक बरी हो गए, रिहा हो गए। लेकिन दिलीप पांडे, अब आप लोगों ने आरोप तो लगाया, देखिए आप लोग भी ऑप्टिक्स में, दिलीप फिर आरोप लगाने शुरू कर दिए। कहीं कुछ सीबीआई की रेड मारी, सीएम साहब पे मारी, जैन साहब पे मारी, मनीष जी पे मारी, कहीं कुछ नहीं निकला। नहीं देखिए दिलीप ऑप्टिक्स की अगर बात करें तो आप लोग भी एक हाथ आ गए हैं। अब आप लोगों ने भी 20 करोड़ का आरोप लगा दिया विधायक को खरीदने वाले, लेकिन अभी तक ये पता ही नहीं है कि भाई आरोप किसने लगाया। नहीं देखिए ना, और मुख्यमंत्री एक सेशन बुलाते हैं, बाकायदा एक सेशन बुलाते हैं विधानसभा का कि आबकारी नीति पे वो बोलेंगे, लेकिन उस पे नहीं बोलते, तमाम और चीजों पे बोलते हैं। बहरहाल ये राजनीति है, ये सब जनता समझ रही है। लेकिन राजीव रंजन जी आपसे, क्योंकि आप राजनीति पर आ जाते हैं, मेरे पास समय मुझे बताया जा रहा है आप ज्यादा नहीं है, जिस तरह से केसीआर और नीतीश कुमार की जो वार्तालाप सामने आई उसमें सफाई भी एक तरह से देनी पड़ी। नीतीश कुमार के जो आज पोस्टर्स हैं वो अपने आप में एक तरह से साफ संदेश है, वो केंद्र पर सीधे प्रधानमंत्री पद, भले ही कहा जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं बनना चाहते, लेकिन उनकी आंखें तो उसी तरफ हैं। देखिए निधि जी, मुझे ऐसा लगता है देश की राजनीति पर आपकी काफी पैनी नजर रही है। पहले 2 हिस्से में मैं छोटे छोटे जवाब मैं दूंगा। एक, शराब को लेकर के उपेंद्र चौहान जी ने जो भी कहा, 80% लोगों ने अभी सर्वे में शराबबंदी को सही ठहराया। और गुजरात की शराबबंदी नीति को लेकर के तो एक फिल्म बन गई, बाजाबता रईस फिल्म बनी कि किस तरीके से एक समानांतर अर्थव्यवस्था गुजरात में कायम की गई और सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को एक बड़ी राशि वहां जाती है। और शायद इसीलिए दिलीप पांडे जी ने जो बात कही, मैं उसको थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूं कि सितंबर 2021 में 21,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स केवल मुंद्रा पोर्ट से पकड़ा गया। फिर उसी पोर्ट पर उसके 6 महीने के बाद मई महीने में 2022 में 700 करोड़ रुपए का पकड़ा गया और फिर जुलाई में 345 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया। प्रति मिनट 11 विदेशी शराब की बोतलें इनके यहाँ से बरामद। राजीव जी मेरा सवाल ठीक है, आप आरोप लगाइए, मेरा सवाल ये है। नहीं, मेरा आरोप मैंने जवाब इसलिए दिया कि उन्होंने शराबबंदी पर सवाल खड़े किए थे। ठीक और मैं आपके सवाल का बहुत छोटा सा जवाब दूंगा। जी, नीतीश कुमार जी की भूमिका क्या है? नीतीश कुमार जी के बिहार में इस बार के राजनीतिक फैसले की वजह से पूरे देश में जो सहमा हुआ विपक्ष था, उस विपक्ष को एक ऊर्जा मिली है। जिस तरह से उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से उन्हें वंचित किया जा रहा था, चुनी हुई सरकारों की बर्खास्तगी हो रही थी, दल बदल कराए जा रहे थे, उस विजय रथ को बिहार ने रोक दिया है। अब उन्होंने आप बड़ी बात कह रहे हैं, विजय रथ को रोक दिया। मैं दिलीप पांडे अगर हमें मिल सकते हैं तो मैं दिलीप पांडे से पूछना चाहूंगी। दिलीप पांडे, आप किस तरह से देख रहे हैं इस बयान को जो राजीव रंजन कह रहे हैं कि जो विपक्ष था सहमा हुआ था, नीतीश कुमार ने जो कदम उठाया है उससे एक तरह से राहत की सांस ली है, विपक्ष में जान फूंक गई है? देखिए, मैं आपको एक थोड़ा सा पीछे लेके आना चाहूंगा। मैं एक अलग नरेशन पे अपनी टिप्पणी देना चाहूंगा। कुछ साल पहले मोदी जी ने एक कैंपेन, बड़ा ब्रिलियंट कैंपेन लॉन्च किया था, मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च किया था। उस समय अरविंद जी ने बोला कि मेक इन इंडिया अच्छा कैंपेन है और ये होना चाहिए, भारत को मजबूत। आम आदमी पार्टी ने भी तो मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन लॉन्च कर दिया है। नहीं, मैं बताता हूँ, बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया अरविंद जी ने। कहा कि मेक इन इंडिया करने से पहले यू विल हैव टू मेक इंडिया फर्स्ट। तो उसमें बड़ी आलोचना हुई कि प्रधानमंत्री महोदय ने एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैंपेन लॉन्च किया, इनको हर जगह क्रिटिसाइज करना होता है। मैं समझना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस समय मंच पे मौजूद है, कि अगर आप कोई एक गली है जहां पे सुबह दोपहर शाम चाकू चलती है, गली टूटी हुई है, हत्याएं होती हैं, बलात्कार होता है, आप अपने किसी दोस्त को कहेंगे कि भाई साहब यहाँ पे आके दुकान खोलो, तो उस गली में दुकान खोलेगा? नहीं खोलेगा। आज बिल्कुल वही स्थिति हो रखी है हिंदुस्तान की, देश की। हम इंडिया को मजबूत बनाना चाहते हैं, इंडिया को हम एम्पावर करने की बात कर रहे हैं बाहर के देशों, बाहर के इन्वेस्टमेंट के जरिए, लेकिन इंडिया को बनाने को तैयार नहीं है। एग्जैक्टली यही कैंपेन अरविंद जी ने लॉन्च किया है, मेक इंडिया
नंबर 1 का। बिल्कुल, हम भारत के लोग बड़े पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं। ठीक है। तो आपका ये कहना है कि आपका ये कहना है दिलीप जी, आप ही जैसे लोगों के लिए मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है कि असत्य जब साहस सिद्धि पावे तब सत्य की भाषा में आवे, झूठ जिस तरह से सफेद झूठ हम बोल रहे हैं कहीं से शोभा नहीं दिल रहा है आपका। ठीक है, मैं राजीव रंजन को लेकर आऊंगी। राजीव जी देखिए, टूटी हुई कमर है तो कमर बच्चे गरीब लोगों की। ठीक है दिलीप, आपने जवाब तो नहीं दिया कि विपक्ष सहमा हुआ था कि नहीं, आपने अपना नैरेटिव सामने रखा है। तो राजीव जी, विपक्ष सहमा हुआ नहीं था। विपक्ष में अरविंद केजरीवाल अपनी आवाज उठा रहे हैं, ममता बनर्जी अपने बूते उस राज्य में सत्ता ले आती हैं, वो बहुत अहम है। वहां पे भी आप देख रहे हैं उनके भतीजे पर भी आज ईडी की पूछ कर रही है जी। इनके मन का डर साफ साफ दिख रहा है। जो सीबीआई ईडी की रेडें हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी के भय का खुला हुआ प्रमाण है। आप देखिए 277 विधायक ऑपरेशन लोटस के तहत खरीदने वाली भारतीय जनता पार्टी को जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में रोक दिया तो इनको समझ में नहीं आया क्या करना है। ऑपरेशन लोटस का फेलियर और भारतीय जनता पार्टी द्वारा अनलीश करना विपक्ष के ऊपर सीबीआई ईडी को, ये उनके भय का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी दिलीप, क्योंकि गुजरात में लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं और मनीष सिसोदिया के मामले को सामने रख के वो कह रहे हैं कि जब जब मनीष सिसोदिया से बात होती है वहां पे उनका वोट शेयर बढ़ जाता है आम आदमी पार्टी का। लेकिन क्या आंकलन है आप लोगों का? गुजरात में आप लोग नजर आ रहे हैं और कोई राजनीतिक दल नजर नहीं आ रहा है। कौन सा वोट शेयर आपके पास आएगा? कांग्रेस से लेकर बीजेपी से लेकर कौन सा वोट शेयर, क्या आंकलन है आपका? निधि जी, ये चिंतन गलत है। मैं आपको बताऊं, आम आदमी पार्टी किसी का वोट शेयर लेके नहीं आ रही, किसी भी पार्टी का। आम आदमी पार्टी अपना वोट शेयर बना रही है। आम आदमी पार्टी ने उन लोगों की आस्था को, जिनका विश्वास एक अच्छी सियासत से, राजनीति से खत्म हो गया था, उस विश्वास को रिस्टोर कर रही है। ऐसे तमाम लोग जिनको अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य चाहिए, जिनको अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, जिनको महिलाओं के लिए बस यात्राएं फ्री चाहिए, जिनको आगे बढ़ता हुआ समाज चाहिए, तरक्की करता हुआ मुल्क चाहिए, तमाम लोगों की आस्था आम आदमी पार्टी से जुड़ रही है। ये भी बताइए, दिल्ली के बाद पंजाब, ठीक है दिलीप, पंजाब के बाद गुजरात के अंदर भाजपा की बौखलाहट दिख रही है। हमारे संगठन, प्रदेश संगठन मंत्री को भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मवालियों लफंगों ने पकड़ के पीटा, बुरी तरह से सर फाड़ दिया। तो ये सब कुछ क्या है? आपकी बौखलाहट का प्रमाण है। आप घबराए नहीं होते। उपेंद्र जी जवाब दीजिए। वो सियासी तौर पे एड्रेस करने की कोशिश करते हैं जी। ऐसे नेता में देश की जनता कैसे अपनी आस्था दिखाए जिसको 130 करोड़ लोगों में एक विनय कुमार। ठीक है दिलीप, आप बात रखने दीजिए। को कॉन्ट्रैक्ट देने का आरोप लग रहा है जिसकी जांच भी नहीं हो पा रही है, जिनके ऊपर नोटबंदी के दौरान काला धन सफेद करने का आरोप लग रहा है। 130 करोड़ लोगों में उनको यही एक आदमी मिले जिनको अर्जी बनाया उन्होंने। ठीक कैसे अपनी उम्मीद की पोटली जनता टांगे? उपेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए, गुजरात में आम आदमी पार्टी कोई फैक्टर नहीं है। वहां लड़ाई के मैदान में भाजपा और कांग्रेस है। पहली बार आम आदमी पार्टी जितने वोट काटेगी बीजेपी को उतना फायदा होने वाला है। तो हम कहां इनसे घबराए हुए हैं। आम आदमी पार्टी वहां आपकी पार्टी के जो गुंडे हैं वो मनोज सुराठिया के ऊपर जानलेवा हमला हम तो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी वहां सक्रिय हो, वहां काम करे, जनता के बीच गुजरात में जाए और आम आदमी पार्टी कुछ वोट बनाए। वोट उनका बनेगा तो उसी से हमारा और वहां वोट प्रतिशत बढ़ेगा। बिल्कुल दिलीप, मेरा आपसे एक सवाल था कि देखिए पंजाब की जो जनता, पंजाब में जो ज्यादातर जो जनता थी वहां पर गरीब वर्ग एक बहुत था जो उनकी मासिक आय के करीब, अगर गुजरात में देखें तो वहां पर संभ्रांत है, पैसे हैं लोगों के पास। और जिस तरह से उपेंद्र जी भी कह रहे हैं वहां पे एक 27 साल से बीजेपी का रूल चला आ रहा है, तो किस तरह से वहां पे इनरोड्स बनाएगी आम आदमी पार्टी? ये एक बहुत अहम 27 साल से शासन चला रहा है, इसीलिए तो बहुत ज्यादा गुस्सा है। वहां से खौफ की, डर की सियासत हुई। मैं आपको बताऊं, मैं भी कर्नाटक का इंचार्ज हूं, वहां भी बदलाव आ रहा है धीरे धीरे। मैं जहां भी जाता हूं, जिस राज्य में भी काम करने के लिए, वहां कहा जाता है कि नहीं वो तो दिल्ली अलग थी, पंजाब अलग था, लेकिन ये वाला राज्य अलग है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, और यहाँ जेडीयू और भाजपा के प्रवक्ता मौजूद है, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो सामान्य दशाओं में अगर उसको दर्द हो रहा है और बुखार है हल्का फुल्का तो क्रोसिन खाने से ठीक नहीं होगा? कहने का मतलब ये कि ऐसा कौन सा राज्य का आम आदमी होगा जिसको अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल नहीं चाहिए, बुजुर्गों के लिए अस्पताल नहीं चाहिए, महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं चाहिए, जहां ऐसी शिक्षा व्यवस्था न हो जो अपने कुल बजट का 26% इलाज। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि वहां पे लोग बोलते नहीं है। ठीक है, भारी संख्या में जुड़ रहे हैं
इस बदलाव के साथ आ रहे हैं। और ये बदलाव के साथ आना जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी का कारण बन रहा है, बौखलाहट का कारण बन रहा है कि अगर गुजरात में सेध लग गई, जो लगने वाली है तयशुदा है, तो 24 में मामला पलट जाएगा। ठीक है राजीव जी, मेरा सवाल आपसे, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पंजाब में भी जा रहे, नीतीश कुमार भले ही बहुत कद्दावर नेता है लेकिन अभी वो बिहार तक ही सीमित हैं, वो बार बार अपने बात में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहे हैं, उनका नाम सामने रख रहे हैं, फिर अपनी बात सामने रख रहे हैं। तो राजनीति में जिस तरह से एक तरह से मार्केटिंग होती है, आम आदमी पार्टी अपना वो मार्केटिंग भी कर रही है बीजेपी की तरह, क्या जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो अभी तक इस मामले में सक्रिय नहीं हुए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक जमाने में कांग्रेस बनाम सभी राजनीतिक दल होते थे, आज वो स्थान भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया है और हम 1 या 2 राज्यों में सांगठनिक विस्तार, 1-2 राज्यों में सरकार बनाकर आज नरेंद्र मोदी जी उनके संसाधन और जो उनकी प्रचार की जो शक्ति है उसका मुकाबला अकेले नहीं कर सकते हैं। आज जो परिस्थितियां हैं, ये 74 से 77 के दौरान जो पूरे देश के हालात बने थे, आज कमोबेश हालात वही हैं। इसीलिए अपनी अपनी डफली बजाने के बजाय हमारा ये मानना है कि जो भी क्षेत्रीय दल या जिनका प्रभाव एक एक राज्य में है, अपने अपने राज्य में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करें। अगर सफाया करने की स्थिति में नहीं है तो उनकी सीटें घटाएं। राजीव रंजन जी, आपको नहीं लगता कि अब जिस तरह से तमाम चीजें बदल गई हैं, आप पहले की बात करें कि उस समय 74 के समय का दौर कमोबेश वैसे हावी हो गया, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी को देखा जाए, बीजेपी को देखा जाए, किस तरह से अपना काम या उसका प्रचार या प्रसार बहुत तेजी से कर रही है, अन्य क्षेत्रीय दल वो नहीं कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी ने क्या कहा है, वो विरोध पक्ष के तमाम राजनीतिक दलों और नेताओं को एकजुट करेंगे। पार्टी ने कहा है कि जब सब लोग एकजुट होंगे, वो नेता चुनाव के पहले तय करें या चुनाव के बाद तय करें, सभी दल मिलकर के ये तय करें, पहली बात। और मैं किसी एक पार्टी की चर्चा नहीं करूंगा, इसलिए कि ये समय एक ऐसी शक्ति से निपटने की है जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी आवश्यक है, इस देश की रक्षा के लिए भी आवश्यक है, और मुझे लगता है प्रजातांत्रिक मूल्य इस देश में रहेंगे तभी किसी राजनीतिक दल का भविष्य है। इसीलिए अपनी अपनी डफली के बजाय नीतीश कुमार जी ने जो राह चुनी है, देश को उसी पर आगे जाना होगा कि हम सब मिलकर अपने अपने राज्य में भारतीय जनता पार्टी को न केवल रोकें, उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करें, जमींदोज करें। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये आंकड़े जो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के होंगे, इनमें 100 सीटों का फर्क होगा। जो अभी वर्तमान सीटें 303 की हैं इनकी, उन सीटों में 100 सीटें घटेंगी और ये बहुत बड़ा चमत्कार होगा, तो प्लस माइनस 5-10 सीटें आगे पीछे हो सकती हैं। चलिए, आपकी भविष्यवाणी भी आपने कर दी है, इसके लिए भी धन्यवाद। दिलीप पांडे आपका, राजीव रंजन आपका, उपेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। 2024 की आहट है, उसी को हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से वाकई में भ्रष्टाचार एक मसला होता है कि नहीं, या ये 2024 की जो रेस है वो अब शुरू हो गई है। बहरहाल अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक खास खबर हम आपको उत्तराखंड से दिखाएंगे। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। उत्तराखंड विधानसभा में 72 लोगों को बिना परीक्षा लिए ही नौकरी देने का मामला सामने आया है। विधानसभा में नौकरी की बंदरबाट में कथित तौर पर बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री के ओएसडी के रिश्तेदार और मंत्री सतपाल महाराज, रेखा आर्य और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के रिश्तेदार शामिल हैं। अब मुख्यमंत्री ने इसकी जांच करने का आग्रह कर दिया है। देखिए रवीश रंजन शुक्ला की एक रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा में नौकरी पाने वाले लोगों की ये लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सियासी भूचाल आ गया। इस लिस्ट के मुताबिक कथित तौर पर विधानसभा में नौकरी पाने वालों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रिश्तेदार, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का भाई
देहरादून के मेयर की पत्नी, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भतीजी समेत कई मंत्रियों के रिश्तेदारों को नौकरी देने का आरोप है। ये सारी भर्तियां 2021 में स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल के वक्त हुई। मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके संबंधी हो सकते हैं, लेकिन इसमें जांच की क्या आवश्यकता है, नियमानुसार दी गई हैं। टेम्परेरी अरेंजमेंट है, मैंने कहा ना आपको। नहीं, इसमें वैकेंसी लगाने का कोई मतलब नहीं है, टेम्परेरी अरेंजमेंट है। टेम्परेरी अरेंजमेंट वालों को टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के मकान भी दे दिए गए। नहीं, वो मुझे जानकारी नहीं है, उसकी मुझे जानकारी विधानसभा में उसकी जांच की आवश्यकता है, क्या जांच होनी चाहिए? देखिए, मैंने क्या कहा, सब नियमानुसार हुआ है, तो अभी जांच का विषय कहाँ से आता है? नियमानुसार किया है, टेम्परेरी अरेंजमेंट है, आवश्यकता जब पड़ती किया जाता है। हमारे यहाँ गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया, यदि वहाँ मैन पावर की आवश्यकता है तो क्या करेंगे? हम एग्जाम का वेट करेंगे? आवश्यकता पड़ेगी करेंगे ना, अधिकांश लोग वहाँ पे हैं। सर, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि आपके पीआरओ और आपके भी कई करीबी लोगों के संबंधी। अरे भाई, मैंने ये नहीं कहा कि कोई नहीं है ना, लेकिन सब नियमानुसार हुआ है, बस। मंत्री जी, सर, सचिव की नियुक्ति आपको गलत नहीं लगती है? एक साल में 3 प्रमोशन मिल जाते हैं। नवंबर 2021 तक वो डिप्टी सेक्रेटरी थे शोध के, ठीक है। दिसंबर में वो एडिशनल भी हो जाते हैं, जॉइंट भी हो जाते हैं, सचिव भी हो जाते हैं। ठीक है, शिथिलता अधिकार है अध्यक्ष विधानसभा को, शिथिलता का अधिकार के नाते उनको दिया है। उत्तराखंड विधानसभा में चहेतों को नौकरी देने का आरोप बीजेपी और कांग्रेस दोनों सरकारों पर लगता रहा है, लेकिन अब कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। इस समय वर्तमान में जो भर्तियों में घोटाला हुआ है, उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री के नजदीकी पीआरओस, उनकी पत्नियों, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके नजदीकी उनके ओएसडी के 2 साड़ू भाइयों की पत्नियों की नौकरी लगना, आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जो राज्यपाल हैं, उनकी सगी भतीजी की नौकरी लगना, यदुवीर सिंह जो प्रांतीय प्रचारक हैं भारतीय आरएसएस के, उनके भाई की, उनके भतीजी की और उनके ड्राइवर की नौकरी लगना। शायद ही कोई मंत्री ऐसा बचा है जिसके ओएसडी या पीआरओ के परिवारजनों की किसी की नौकरी नहीं लगी हो। तो ये इतना बड़ा मामला इस विधानसभा में चल रहा है। इस धांधली की गंभीरता को देखते हुए अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखकर इस घोटाले की जांच कराने का आग्रह किया है। आज की तारीख में जब सफाई कर्मी की नौकरी भी परीक्षा देकर मिलती हो, तब उस वक्त उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर ने क्लर्क से लेकर सेक्शन अधिकारी तक की नौकरी मंत्रियों के रिश्तेदारों को रेवड़ी की तरह बांट दी। ऊपर से स्पीकर का ये कहना कि तदर्थ नौकरियां देने का अधिकार क्षेत्र उनका है। देहरादून से आशीष दाभोल के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।